हेलो एवरीवन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षय यादव जीएस में। आज हम बात करेंगे द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में। जस्ट आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी ये रिवॉल्ट हुई थी। हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं कि 10 मई जो कल तारीख थी, मुझे वीडियो कल ही डालना था पर मैं किसी कारणवश ये नहीं डाल पाया। सो विल डिस्कस अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट ऑफ 1857, it began it began from Meerut on 10th May 1857 as Sepoy Mutiny, and then it rapidly spread rapidly to northern and central India as well. Northern and central India. So now we'll discuss about the causes of the revolt. Causes of revolt. इसके पीछे बहुत सारे causes थे, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, रिलीजियस, मिलिट्री। तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट कॉज इज़ इकोनॉमिक। सो इसका हम एक चार्ट बना सकते हैं काइंड ऑफ, ताकि वो याद करना आसान होए आप सभी के लिए। चार्ट बना, कॉज, रिवोल्ट के कॉज जैसे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, मिलिट्री, पर कॉज एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, और एक इमीडिएट कॉज भी था which act as a sudden eruption of this revolt, immediate cause. सो हम अब इन कॉजेज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट कॉज इज इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिकली हमें पता है कि इंडिया को ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा डिप्राइव कर दिया था। जो सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस थी, नाउ दे आर अंडर डीप प्रेशर ड्यू टू हाई टैक्सेस। उनके पास, लोगों के पास खाने को भी पैसा नहीं था। इकोनॉमिकली स्लो डाउन हो गया था इंडिया में बहुत ज़्यादा, एंड पीपल वर डाइंग ऑफ हंगर। सो this is because of the policies which the Britishers started in Indian economy. So the second point is we'll discuss is administrative causes. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज में जिसके कारण रिवोल्ट ऑफ 1857 हुई थी, कॉजेज में फर्स्ट इज, इसमें भी पार्ट डाल सकते हैं जैसे करप्शन। ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा करप्शन कर रहे थे, और मोस्ट ऑफ द करप्शन इज एट लोअर लेवल which affect most the people of India, or at the time of we can't say people of India because we are not as much as united, but lower level का करप्शन इंडियन लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था। और मोस्टली लोअर एंड मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और पुअर जो भी इफेक्टेड थे, वो ज़्यादा इस करप्शन से इफेक्ट हो रहे थे। फर्स्ट कॉज इज करप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। सेकंड इज कीपिंग अवे इंडियंस फ्रॉम हाई पेइंग जॉब्स विच इज कॉल्ड पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूजन। पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूजन made Indians away from high paying jobs। पेइंग जॉब्स, जैसे इंडियंस को हाई पेइंग जॉब से अलग रखा जाता था। सो दिस इज ऑल्सो कॉज फॉर द रिवोल्ट। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड कॉज, दैट इज रिलीजियस। रिलीजियस कैसे कॉज था, जैसे जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने क्रिश्चियनिटी को इंडिया में प्रमोट कर रहे थे। तो इसी बीच 1850 में, 1850 में, ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट।
रिलीजियस डिसएबिलिटीज डिसएबिलिटीज एक्ट एक्ट इस एक्ट को ऑल्सो कहते थे लेक्स क्लोसी एक्ट। इसी एक्ट को ऑल्सो कहते थे लेक्स क्लोसी एक्ट। ठीक है। तो ये जो था एक्ट, ये क्या करता था कि जो हिंदू कन्वर्टेड टू क्रिश्चियन थे उनको उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज के लिए भी राइट दिया जाता था कि वो उस प्रॉपर्टी के साथ कन्वर्ट हो जाएंगे। सो विच अलाउड द क्रिश्चियंस टू गेट द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इसी बीच एक और कॉज था रिलीजियस कि जो सती था वो ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया था 1829 में। एक रेगुलेशन पास किया था, रेगुलेशन 17 करके, रेगुलेशन 17 करके, रेगुलेशन 17 रेगुलेशन 17 1829 में, जिसके कारण इन्होंने सती को बैन कर दिया था। अब बोले सती और बैंड सती टिशन, ठीक है, एबॉलिशन ऑफ सती, सती और बैन कर दिया सती को। इसी के बाद इन्होंने विडोज री मैरिज एक्ट और ऑल्सो किया 1856 में। विडोज 1856 में विडोज री मैरिज एक्ट एक्ट। सो ये सभी पॉइंट थे जिनके कारण जो इंडियन लोग थे उनको लग रहा था कि ब्रिटिश आर अंडर इंटरफेरेंस इन देयर रिलीजियस मैटर एज वेल। द फोर्थ कॉज इज द सोशल कॉज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सोशल कॉज ऐसे है कि जैसे जो ब्रिटिशर्स थे वो हमेशा फॉरनर्स ही रहे इंडियन सॉइल में, रिमेन फॉरनर्स इन इंडियन फॉरनर्स, दे डोंट मिक्स विद द इंडियन कल्चर सोसाइटी। उन लोगों के साथ उन्होंने मिक्स विद इंडियन कल्चर सोसाइटी। वो इंडियंस को हमेशा मतलब एरोगेंस से देखते थे या फिर इंफीरियर काइंड ऑफ फील करवाते थे कि ये हमसे नीचे हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस द फिफ्थ कॉज, दैट इज द पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज क्या होता है, जैसे कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डलहौजी एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, डलहौजी द गवर्नर जनरल, डलहौजी लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 टू 1856। ये टाइम पीरियड इनका इंपॉर्टेंट है, कुछ गवर्नर वो जरूर याद कर लेना आप सब। ठीक है। तो डलहौजी के टाइम पे जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये दोनों ही पॉलिसी पीक पर थी। तो ये सब भी जो इंडियन लोग थे या इनके सेंटिमेंट्स थे वो अफेक्ट हो रहे थे। इसके कारण बहुत सारी जो इंडियन नेटिव स्टेट्स थी वो एक्सटिंक्ट हो गई थी। नेटिव इंडियन इंडियन स्टेट्स एक्सटिंक्शन, ये भी एक पॉइंट था। इसी के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका इफेक्टिव कंट्रोल बढ़ गया था ऑन पॉलिसीज इंडिया में, तो ये भी एक कारण था। पर इन दोनों पॉलिसीज का एनेक्सेशन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी का मेन कारण था। इसी के साथ साथ एक और पॉलिटिकल रीजन था कि जो बहादुर शाह जफर थे, जो मुगल एम्परर थे, उनका बहादुर शाह जफर नहीं, बहादुर शाह टू, सॉरी, बहादुर शाह टू थे, उनका ट्रीटमेंट, इल ट्रीटमेंट बाय द ब्रिटिशर्स, इल ट्रीटेड किया उनको, मतलब अच्छे से उनका साथ व्यवहार नहीं किया बाय ब्रिटिशर्स। तो ये भी एक सेंटिमेंटल पॉलिटिकल सेंटिमेंट था जिसके कारण लोगों उनके खिलाफ थोड़ा भड़क गए थे। रेड फोर्ट, रेड फोर्ट के अंदर उनको रखा गया था और उनकी मतलब अच्छे से उनको नहीं रखा गया, तो ये भी एक कारण था। सो नाउ वी विल डिस्कस अनदर कॉज, दिस इज कॉज नंबर सिक्स्थ, वी कॉल इट एज अ मिलिट्री कॉज। मिलिट्री कॉज कैसे होता है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा जो सिपाहीज भर्ती होते थे, जो आर्मी उस टाइम भर्ती होते थे उसको सिपाहीज बोलते थे, जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे उनको सिपाहीज कहा जाता था। जो सिपाहीज होते हैं उनको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी जाती थी, ठीक है, अनलिमिटेड काइंड ऑफ फ्रीडम टू वेयर एनीथिंग, फॉलो रिलीजियस प्रैक्टिसेस, फ्रीडम टू वेयर
देयर कल्चरल आइडेंटिटीज, टर्बन एंड ऑल, तो उनको फ्रीडम थी बहुत ज़्यादा, जो जिस रिलीजन से वो उनको वेयर कर सकता है। और धीरे धीरे क्या किया, डॉल जो डल हाउसी थे, उन्होंने क्या किया कि जो सेंट्रलाइज करना शुरू किया धीरे धीरे, जो आर्मी थी, आप सपोज थे उनको, मतलब वहाँ की जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको सेंट्रलाइज करना शुरू किया। तो इसके कारण जो थी उनकी धीरे धीरे जो फ्रीडम्स थी वो कट होने लगी। इसी के साथ साथ जो स्टार्टिंग में जो सिपाहीज काम करते थे वो कहीं बाहर ड्यूटी करने जाते थे, उनको भत्ता दिया जाता था, भत्ता, इसको बंद कर दिया गया था, तो बंद कर दिया गया था, क्लोज्ड। तो जिसके कारण भी रिसेंटमेंट हो गया था कुछ सिपाहीज में। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1820 एंड 1830, जो गवर्नमेंट थी वो यूनिफॉर्मिटी की तरफ बढ़ रही थी। मैं बोल रहा हूँ कि भाई यूनिफॉर्म मिशन किया जा रहा था कि यूनिफाई की जाती सारी फोर्सेस, ठीक है। तो इसी बीच डलहौजी ने 1854 में 1854 में डलहौजी जो गवर्नर जनरल थे, उनका टाइम पीरियड था वैसे 1848 से। गवर्नर जनरल्स के बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाया जाएगा बाद में, जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स उन्होंने क्या क्या काम किया अपने अपने दौरान, उनके बारे में बाद में डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो अभी तक जान लीजिए, जो डलहौजी थे उन्होंने 1854 में एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854। इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854। इस एक्ट के तहत क्या था कि जो इंडियन सिपाहीज थे या ब्रिटिश सिपाहीज थे जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, वो जब पहले लेटर वगैरह भेजते थे तो उनसे कोई चार्ज नहीं किया जाता था घर पे या कहीं भी। सो बाद में ये एक चार्जेबल कर दिया गया था, सेंडिंग लेटर्स बाय द सिपाहीज। सो इसके कारण भी एक रिसेंटमेंट उनके बीच में आ गया था। इसी के साथ साथ लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल बनते हैं इन 1856। इनका टाइम पीरियड होता है वैसे 1856 टू 1862। ये क्या करते हैं कि एक नया एक्ट पास करते हैं जिसको बोलते हैं जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। इस एक्ट में क्या लिखते हैं कि अबोलिश्ड भत्ता, परमानेंटली अबोलिश्ड भत्ता, एंड क्या होता है कि मैंडेटरी कर देते हैं जो भी सिपाही होते हैं उनको कि वो कहीं भी सर्व करेंगे। अबोलिश भत्ता, सिपाहीज सर्व एनीवेयर, मतलब देश में भी भेजा, देश के बाहर भी जहाँ ब्रिटिश रूल कर रहे थे वहाँ भी भेजा जाता था। तो स्पीच क्या लगता था जो इंडियन जो सिपाहीज थे उनको, या ब्रिटिश इंडिया में जो सिपाहीज काम करे थे उनको, कि दे विल लूज देयर आइडेंटिटी एंड कास्ट, लूज देयर आइडेंटिटी एंड कास्ट। सो भी तो ये भी एक कारण था उस टाइम पे। सो नाउ वी विल डिस्कस द one of the last point of the cause of the war, that is the immediate cause। इमीडिएट कॉज क्या होता है, जिसके कारण, जिसके बाद जस्ट की रिवॉल्ट ऑफ इग्नाइट हो जाती है जनवरी 1857 में, जनवरी 1857 में। जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्राउन बेस करके एक राइफल होती थी, ब्राउन बेस राइफल, उसको क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं बाय एनफील्ड राइफल्स। तो ये कहा जाता है कि जो एनफील्ड राइफल्स की जो बुलेट्स थी, उनकी ग्रीसिंग की जाती थी विद पोर्क एंड बीफ। इसके कारण क्या होता है, जो हिंदू एंड मुस्लिम सिपाहीज थे उन दोनों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो ये एक फायर की तरह काम करता है। और इसी के तुरंत बाद जो वॉर है वो 10 मई से मेरठ में स्टार्ट होती है, और एक नारा देते हैं, चलो दिल्ली। दे वांट दिल्ली एज द सेंटर, एपिसेंटर ऑफ द वॉर, दैट्स व्हाई दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिल्ली। तो आप सभी को कुछ और जानना हो 1857 वॉर के बारे में, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस भी दे सकते हैं और बता भी सकते हैं कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू। और आप सभी इस चैनल से बिल्कुल जुड़ें ताकि आपको बेटर नॉलेज मिल सके।